वेलकम बैक जी। आप लोग को स्क्रीन नज़र आ रही है? मेरी आवाज़ भी आ रही है? यस सर। जी सर। जी। अच्छा, शुक्रिया। जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस एंड डेवलपिंग अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। यानी अगर हम जिस डायग्राम को देख रहे थे उसकी टर्म्स में बात करें तो ये ग्रीन वाला पार्ट यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और वेरिएबल्स ये लाइट ब्लू वाले। यानी हम इसी डायग्राम में आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जा रहे हैं, और इस कोर्स में ऐसा ही होगा, हम इस डायग्राम में आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे। तो ये वाला पार्ट यानी आज हम पढ़ेंगे जो ग्रीन और ब्लू है। अच्छा, ये हाइपोथेसिस होता क्या है? आप लोगों ने जनरली ये टर्म सुनी होगी हाइपोथेसिस, तो आपके जहन में शायद आपने पहले ना सुनी हो, तो उसका मतलब होता है कोई अजम्पशन या कोई ऐसी बात जो अभी कंफर्म ना हो। तो मोर और लेस ही मतलब है इसका। हाइपोथेसिस स्टेट्स योर प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड। यानी आपने रिसर्च शुरू कर दी ना, तो आप जाहिर है आप कोई ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल नाबलद हैं इस टॉपिक से। आपने टॉपिक चूज किया, उसके बारे में अभी तक आप लोगों ने 4 5 6 6 पेपर पढ़ लिए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ गई है। तो आप अपनी एजम्पशन या प्रिडिक्शन बता रहे हैं कि मेरे ख्याल में ये रिजल्ट निकलेगा। यानी एक टेंटेटिव सा आंसर है। हालांकि अभी आपने साइंटिफिक टेस्टिंग नहीं की, आपने डेटा इकट्ठा नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, लेकिन टेंटेटिवली आप बता रहे हैं कि मेरे ख्याल में ये रिजल्ट निकलेगा। नॉर्मली जब आप एमएस थीसिस कर रहे होते हैं तो आपके 2 3 4 5 हाइपोथेसिस होते हैं। पीएचडी थीसिस ऑब्वियसली और ज़्यादा होते हैं, डजन्स में चले जाते हैं कुछ लोगों के। लेकिन हाइपोथेसिस जो है वो ऐसा नहीं होता कि आप खाली कोई तुक्का लगाते हैं। बेसिकली आपने पढ़ा होता है एग्जिस्टिंग थ्योरी को, तो उस बेसिस पे आप बता रहे होते हैं कि मेरे ख्याल में, चूंकि अमेरिका में भी यही था, इंडिया में भी यही था, सऊदी अरब में भी यही था, तो प्रॉब्लली मेरे ख्याल में मेरे भी ये रिजल्ट निकलेंगे। तो इस तरह की चीज़ को, अजम्पशन को हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ज़रा डीप डाइव करते हैं इसमें कि मजीद क्या मतलब है इसका। तो रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस आपको दो टर्म्स नजर आएंगी, फिर आप कहेंगे अगर ये हाइपोथेसिस है तो फिर रिसर्च क्वेश्चन क्या है। तो रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वो बाय नेचर थोड़ा सा ओपन एंडेड होता है कि आप रिसर्च क्वेश्चन में बता रहे होते हैं कि आप करेंगे क्या, आपकी एक्सप्लोरेशन डेटा की किस मकसद के लिए हो रही है। तो ये आपको बेसिकली गाइड कर रहा होता है। इसका मकसद होता है रिसर्च क्वेश्चन का टू गाइड यूर इन्वेस्टिगेशन, और इसकी टोन थोड़ी क्यूरियस और एक्सप्लोरेटरी नेचर की होती है। यानी एक एक सीखने वाले बंदे की तरह की होती है कि वो जानना चाहता है कि हो क्या रहा है। और ये क्वेश्चन की तरह फॉर्मेटेड होता है। इन आखिर में इसके क्वेश्चन मार्क होता है। ये दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप जरा इनको देखें तो। पहली है डज स्लीप अफेक्ट मेमोरी रिटेंशन, या दूसरी लिखी है डज रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस इन कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये आपकी एक आप जानना चाहते हैं कि ये व्हाट इज गोइंग ऑन, ये इन वेरिएबल्स का आपस में क्या रिश्ता है। दूसरी तरफ हाइपोथेसिस जो है इट इज स्पेसिफिक, टेस्टेबल होती है, और आपको एक पॉसिबल आंसर बता रही होती है उन्हीं रिसर्च क्वेश्चंस का जो आपने पीछे रखे हुए हैं। तो पर्पस इसका क्या होता है? पर्पस होता है मेक अ क्लेम दैट यू कैन टेस्ट। यानी एक ऐसा क्लेम आप कर रहे हैं जो टेस्ट हो सकता है। यानी आपने क्लेम किया, अब आप उसको टेस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लेम करता हूँ कि आलू खाने से वजन बढ़ता है, तो मैं फिर टेस्ट करूंगा। मैं 20 लोगों को लाऊंगा, उनको हर दिन आधा आधा किलो आलू खिलाऊंगा, और 3 महीने बाद उनका वजन देखूंगा। तो मैंने क्लेम किया और फिर उसको टेस्ट किया। तो हाइपोथेसिस इस नेचर की होती है। हाइपोथेसिस की टोन डेक्लरेटिव होती है, स्पेसिफिक होती है, यानी वो फैसला एक तरह का दे रही होती है कि ये ऐसे होता है। फॉर्मेट इसका इफ देन में होता है, यानी अगर ये हुआ तो ये होगा, या डायरेक्ट स्टेटमेंट आप दे रहे होते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल्स देखें, पीछे वाले से ही रिलेट करें। जो हमने रिसर्च क्वेश्चन में देखी थी, एग्जांपल है कॉलेज स्टूडेंट्स हु एक्सरसाइज एटलीस्ट थ्राइस अ वीक will have a higher CGPA या GPA than those who don't exercise regularly। तो अब देखें कि इसने आपको इस हाइपोथेसिस से पता चल गया है कि ये बंदा दो ग्रुप्स बनाएगा। एक ग्रुप उन बच्चों का होगा जो 3 दफ़ा कम से कम एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में, और एक ग्रुप उन बच्चों का होगा जो एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते। और फिर इन दोनों के वो जीपीए देखेगा। तो आपको एक स्ट्रक्चर इसकी रिसर्च का समझ आ रहा है। पीछे आप देखें रिसर्च क्वेश्चन को, तो ऑब्वियसली आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे रिसर्च करेगा। इसी तरह दूसरे को देखें, स्टूडेंट्स हु स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स अ नाइट बिफोर एग्जाम विल स्कोर हायर देन दोज हु स्लीप लेस। तो इसका भी वही स्ट्रक्चर है और वही रिलेशनशिप है रिसर्च क्वेश्चन से। तो आप लोग के
आप लोग की थीसिस में, आप लोग की रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चन होने चाहिए, हाइपोथेसिस, अप टू यू। कुछ लोग दोनों रख लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ हाइपोथेसिस रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन रखते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका मतलब ये नहीं कि आपकी मर्जी। आपने जो रिसर्च की नेचर चूज की है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप क्वालिटेटिव नेचर की रिसर्च कर रहे हैं तो आप शायद हाइपोथेसिस नहीं रखेंगे, और अगर आप क्वांटिटेटिव नेचर की रिसर्च कर रहे हैं तो आप हाइपोथेसिस प्रॉब्ली रखेंगे। अच्छा जी, एक अच्छी हाइपोथेसिस में क्या क्या होता है, ये लिखा हुआ है कि एक तो ये टेस्टेबल होती है। यानी मैंने कहा कि जो लोग ज़्यादा आलू खाते हैं उनका वजन बढ़ता है, तो ये टेस्टेबल चीज़ है, लोगों को आलू खिला के देखा जा सकता है कि उनका वजन बढ़ता है कि नहीं। और इसलिए इसमें एम्बिगुइटी नहीं होती, बल्कि ये स्पेसिफिक होती है, वेग नहीं होती है। इट इज़ फॉल्सिफाइबल। फॉल्सिफाइबल का मतलब होता है कि ना सिर्फ ये कि ये सही प्रूव हो, ये गलत भी प्रूव हो सकती है। यानी मैं जब उनका वजन देखूंगा 3 महीने बाद वजन नहीं बढ़ा, तो फॉल्सिफाई हो गई। तो मेरी रिसर्च के आउटकम ये निकल आई कि आलू खाने से वजन नहीं बढ़ता है, या हो सकता है कि उनका वजन बढ़ा हो, तो वो प्रूव हो गई। तो मेरा आउटकम निकलेगा कि आलू खाने से वजन बढ़ता है। इट इज़ रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम टॉपिक एंड फ्रूटफुल फॉर न्यू डिस्कवरीज, जो हमने शुरू में बात की कंट्रीब्यूशन की, कि ये किसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही होती है, किसी प्रॉब्लम या किसी टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, और इसकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होती है, इससे कुछ नई चीज़ निकलती है। फिर जो अच्छी हाइपोथेसिस होती है वो क्लियर होती है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर, यानी उसको वेरिएबल्स को हम अच्छी तरह डिफाइन करते हैं, एम्बिगुइटी नहीं होती उसमें। और आखिरी, इट इज़ रेलेवेंट टू रिस्पोंडेंट्स एंड अवेलेबल टेस्टिंग टूल्स। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई ऐसी हाइपोथेसिस रखें जिसको आप टेस्ट ही ना कर सकें। आपके पास अगर टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल है, तभी वो आपके लिए अच्छी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक कुकी मैं बना रहा हूँ, और वो 175 डिग्री पे 15 मिनट तक मैं कुक करूंगा तो अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन मेरा जो माइक्रोवेव है वो 175 पे जाता ही नहीं है, वो उसकी नॉब ऐसी है कि 150 से सीधा 200 पे चला जाता है। तो इसका मतलब है मेरे पास अवेलेबल टेस्टिंग टूल नहीं है। तो अगर मैं 175 वाली हाइपोथेसिस बनाऊंगा तो वो मेरे लिए अच्छी हाइपोथेसिस नहीं होगी। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दो दी हुई हैं, एक अच्छी हाइपोथेसिस की और एक बुरी हाइपोथेसिस की। तो इशू क्या है? इशू ये है कि पौधों को, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें, ये जो सब्ज कलर की, इसको क्या फसलों में क्या कहते हैं, कौन सी जूं, समथिंग जूं कहते हैं हम इसको उर्दू में ना, इसको अंग्रेजी में एफिड कहते हैं। तो ये एफिड्स जब लग जाते हैं किसी पौधे को, तो नेचुरली इनको ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि इनमें ये लेडी बग छोड़ देते हैं उन पौधों पे, तो लेडी बग उनको खा जाती है और पौधा फिर से हेल्दी हो जाता है। तो अच्छी हाइपोथेसिस कुछ इस तरह स्टेट हुई हुई है कि एफिड इन्फेक्टेड प्लांट्स दैट आर एक्सपोज टू लेडी bugs will have fewer aphids after a week than aphid infected plants which are left untreated। तो आपको समझ आ गई कि अब ये रिसर्च कैसे करेगा ना, ये क्लियरली बता रहा है कि टेस्ट क्या होना है। टेस्ट ये होना है कि लेडी बग्स जो है वो एफिड को ख़त्म करती हैं या कम करती हैं कि नहीं। मैनेजेबल साइज भी है, क्योंकि एक दरख्त, एक हफ्ता, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पता लग गया है जो कि है लेडी बग्स। क्यों इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि आप 1 2 3 4 छोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। और डिपेंडेंट भी पता है, एफिड, एफिड आपके कंट्रोल में नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं दरख्त के ऊपर, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर ये आपको ये भी बता रहा है कि अफेक्ट भी बता रहा है। अफेक्ट यानी आपको एक तरह से बता रहा है कि ज़्यादा लेडी बग्स अच्छा, सेहतमंद पौधा, नो लेडी बग्स सेहतमंद पौधा नहीं। इसी को आप अगर ये लिखेंगे, लेडी बग्स आर गुड नेचुरल पेस्टिसाइड फॉर ट्रीटिंग एफिड इन्फेक्टेड प्लांट्स, तो ये अच्छी हाइपोथेसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये स्टेटमेंट बाइट साइज नहीं है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। इसमें नेचुरल पेस्टिसाइड या गुड नेचुरल पेस्टिसाइड क्या चीज़ होती है, वो हो सकता है आपको कुछ और लगे, मुझे कुछ और लगे। जैसा कि हमने पीछे हैप्पीनेस के बारे में बात की थी, तो ये स्पेसिफिक भी नहीं है। और ये क्लियर इंडिकेशन भी नहीं है कि मेजर क्या करेंगे आप उधर। पता चल रहा है लेडी बग्स छोड़ेंगे और मेजर करेंगे, एफिड्स की तादाद मेजर करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि मेजर क्या करेंगे। तो आप ये दो एग्जांपल्स आप अपने सामने रखें जब भी आप अपनी हाइपोथेसिस बना रहे हो। अब वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल, इसका अंग्रेजी मतलब ये है वो चीज़ जिसको वेरी किया जा सके। जैसे टेम्परेचर होता है माइक्रोवेव का, आप उसको वेरी कर सकते हैं। 100 पावर उसकी 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, 900, 1000, 1500, इसको आप चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल है ये, इट कैन बी वेरिड।
तो वेरिएबल इस चीज को कहते हैं जो कि विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड कैन हैव सच एज कैन हैव मोर वैल्यूज सच एज एज। अब एज वेरिएबल है, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 110, 20, 30, कुछ भी हो सकती है। इंटेलिजेंस वेरिएबल है, क्योंकि इंटेलिजेंस आप आईक्यू स्कोर से मेजर करते हैं, और या किसी की 90, 100, 120, 140, 150 कुछ भी हो सकती है, एंड सो ऑन। इस तरह जेंडर वेरिएबल है, मेल फीमेल हो सकते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनको आप मैनिपुलेट करते हैं, बेसिकली चेंज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और आपके ख्याल में इसके चेंज से दूसरा वेरिएबल पे फर्क पड़ेगा। और दूसरा डिपेंडेंट होता है, जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। यानी आप इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट चेंज हो रहा होगा, रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जांपल मेरी कुकी जो थी वो डिपेंडेंट वेरिएबल थी, और टेम्परेचर मेरे ओवन का इंडिपेंडेंट था। तो मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूँ तो मेरी कुकी की क्वालिटी चेंज होगी। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि एक ही वेरिएबल एक स्टडी में इंडिपेंडेंट और दूसरी में डिपेंडेंट हो सकता है। तो बताएं आप जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे मेरी कुकी और मेरा टेम्परेचर है, कुकी मेरी डिपेंडेंट हो गई, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर था। तो किसी वक्त टेम्परेचर डिपेंडेंट बन सकता है किसी और रिसर्च में? हो सकता है सर। हो सकता है ना, ठीक है जी, कैसे? पॉसिबिलिटी है सर इसकी कि सर टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये तो आपका फ्रेमवर्क था ना, जिसमें आपने टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट रख लिया, कुकी को डिपेंडेंट कर रख लिया। हो सकता है कि आपकी रिसर्च ये हो कि मैं देखता हूँ कि कौन सी कुक, एक बच्चे कितनी कुकीज़ खाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो वहाँ पे कुकीज़ अब इंडिपेंडेंट हो गया। कोई एक खाएगा, कोई दो खाएगा, कोई तीन, कोई चार, कोई पाँच। बच्चे डिपेंडेंट हो गए, उनकी एपेटाइट डिपेंडेंट हो गई। तो आपके फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है कि कोई वेरिएबल इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अब वेरिएबल की बहुत सारी टाइप्स होती है, मैं बड़ी बड़ी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी आप में से जो इंटरेस्टेड हो वो मैं आपको एक रीडिंग दूंगा, वो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। तो एक एक टाइप होती है इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल। ये वो चीज़ होती है जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल तो नहीं होती, लेकिन ये दोनों वेरिएबल्स के रिश्ते को लिंक कर रही होती है। जैसे यहाँ पे आप देखें, मेरे वेरिएबल्स हैं हायर एजुकेशन, और दूसरी तरफ है हायर स्पेंडिंग। तो मेरी हाइपोथेसिस है कि जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो फिर उतना खर्चा करने के काबिल हो सकता है। और इसके बीच में मीडिएट कर रही है हायर इनकम, यानी जो पढ़ा लिखा होगा वो ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा खर्चा करेगा। तो इस तरह की चीज़ जो वेरिएबल्स के बीच में आ रही हो, यानी उनका ताल्लुक डिफाइन कर रही हो। एजुकेशन और स्पेंडिंग में क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि एजुकेशन वाला, हायर एजुकेशन वाला ज़्यादा कमा सकता है, इसलिए ज़्यादा स्पेंड कर सकेगा। तो ऐसी ऐसे वेरिएबल को जो कि बता रहा हो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में रिश्ता कैसे बनता है, उसको हम इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल कहते हैं। इसी में अगर अ, हम ऐसा वेरिएबल ले आए जो इसकी स्ट्रेंथ को भी कम या ज़्यादा कर सके। जैसे जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा खर्चा कर सकता है, क्योंकि सॉरी, जिसने ज़्यादा पढ़ा वो ज़्यादा खर्चा कर सकता है क्योंकि वो ज़्यादा कमाता है। लेकिन जेंडर इसको मॉडरेट करता है। मर्द शायद हमारी सोसाइटी में ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा पढ़ें तो और ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन ख़वातीन को शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती। तो ये मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है जेंडर। या फॉर एग्जांपल थर्ड जेंडर यूनिक्स हैं, वो बेचारे जितना मर्जी पढ़ते रहें, उनको मुश्किल होता है उनके लिए कि वो ज़्यादा खर्चा करें क्योंकि वो हायर नहीं कमा सकेंगे। तो ये एक मॉडरेटिंग वेरिएबल है, ये उस रिलेशनशिप को कम या ज़्यादा करता है। तो ऐसे वेरिएबल को हम मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। फिर नीचे कंट्रोल वेरिएबल है। कंट्रोल वो होता है जिसको हम चेंज नहीं होने देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी रिसर्च में सिर्फ खवातीन को रिसर्च करें कि वो ज़्यादा कमाती हैं, ज़्यादा पढ़ती हैं तो ज़्यादा कमा सकती हैं और ज़्यादा स्पेंड कर सकती हैं कि नहीं, तो हमने क्या किया कि हमने जेंडर को कंट्रोल कर लिया। इसको हम चेंज अलाउ नहीं कर रहे, यानी हम अपनी रिसर्च में मर्दों को रख ही नहीं रहे। फिर एक होता है एक्सटर्नस। एक्सटर्नस का मतलब होता है कि
इसका अफेक्ट तो होता है लेकिन आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अ, पौधे पे पंजाब में सरगोदा में देख रहे हैं कि गर्मी से और नमी से कीनू की फसल पे क्या फर्क पड़ता है। अब गर्मी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, गर्मी तो सूरज से आ रही है। नमी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो एनवायरनमेंट से आ रही है। तो ये एक्सट्रानस वेरिएबल्स। तो आप ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हम एक्सट्रानस वेरिएबल्स कहते हैं, लेकिन उनका अफेक्ट बहरहाल होता है। और फिर एक और टाइप होती है कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग का मतलब होता है अंग्रेजी में कंफ्यूजिंग। यानी दो ऐसी चीज़ें हों, जैसे मैं कमरे में आऊं और अ, अनीका भी बैठी हों और अब्दुल कादिर भी बैठे हों, और दोनों सामने एक केक पड़ा हो। तो अब मुझे नहीं पता चला कि अब्दुल कादिर लेके आई या अनीका लेके आई, दोनों मेरे गेस्ट थे। तो एक कंफाउंडिंग सिचुएशन है, इनमें से कोई भी ला सकता था। लेकिन फर्ज करें कि पहले कादिर आए, मैं आके उनके साथ बैठा, हम गपशप कर रहे थे, केक नहीं था। लेकिन बाद में अनीका आई और उन्होंने केक रखा तो मुझे समझ आ गई। लेकिन अगर दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे और केक पड़ा हुआ था तो मुझे समझ नहीं आई। ऐसी चीज़ को कंफाउंडिंग कहते हैं, कि कोई ऐसी चीज जो डिपेंडेंट को भी हिला रही हो, मूव कर रही हो, और इंडिपेंडेंट को भी हिला रही हो, मूव कर रही हो। तो हमें क्लियरली नहीं पता होता है कि ये किसको अफेक्ट कर रही है। तो प्रॉब्ली आपके कोर्स में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, बट आई थॉट कि यू शुड नो कि ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेरिएबल है। पीएचडी के स्टूडेंट्स को इनको बड़ी डिटेल में देखना पड़ता है कि कंफाउंडिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो जो लोग मजीद पढ़ना चाहते हैं वेरिएबल्स के बारे में, ये नीचे लिखा हुआ है कि दो नोट्स आपके कैनवस के पोर्टल पे मौजूद हैं, एक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और एक मॉडरेशन एंड मीडिएशन। तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। अच्छा जी, हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स कैसे फिट होते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली एक रिलेशनशिप प्रपोज कर रही होती है ना, वो हाइपोथेसिस बता रही होगी कि ये होगा तो ये होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुकी जल्दी बन जाएगी। आप बारिश ज़्यादा होगी तो पौधा के ज़्यादा ग्रो करने के इम्कान हैं एक लिमिट तक। तो बेसिकली आपकी हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट होता है एक, जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मूव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देखते हैं। तो इनका नेचर ऑफ रिलेशनशिप आपको समझना और उसको बेसिकली उसी को ही रिपोर्ट करना होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, लिखा हुआ है लेवल ऑफ स्ट्रेस इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर या इन्फ्लुएंसेस टीम वर्क। तो आगे डायग्राम भी इसी तरह की बनी हुई है, या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनना शुरू हो गया है कि स्ट्रेस लीड्स टू हैज़ अ रिलेशनशिप विद टीम वर्क। अब रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिफाइन कर रहे हैं कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस है, यानी मैं कंडीशन ए और कंडीशन बी दोनों को देखूंगा, इन दोनों को टेस्ट करूंगा। कुछ लोग कंडीशन ए वाले होंगे, यानी वो गर्म इन्वायरमेंट में बैठे होंगे, एसी वगैरह नहीं लगा होगा, और आपस में पहले से उनके फटे चल रहे होंगे। और कंडीशन बी वो होगी जहाँ पे बहुत अच्छी इन्वायरमेंट पे लोग बैठे होंगे और उनका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। या हो सकता है इनमें से कोई एक चीज़ हो, या हो सकता है कि इनको मिक्स कर दूं मैं, हीट गुड रिलेशनशिप, एयर कंडीशनिंग टेंस रिलेशनशिप, यानी कंडीशंस बनाऊंगा। और फिर देखूंगा कि टीम वर्क पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये एक रिसर्च डिजाइन है या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इस तस्वीर को देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये रिसर्चर जो है ये क्या करने लगा है। अब इसके रिसर्च में कहाँ कहाँ से डेटा इकट्ठा होगा। आप स्ट्रेस के बारे में जानना चाहेंगे, आप टीम वर्क के बारे में जानना चाहेंगे, उनके अब आप कोई मेजर करने के केपीआईज बनाएंगे, मैं स्ट्रेस को कैसे मेजर करूं और टीम वर्क को कैसे मेजर करूं। स्ट्रेस को आपने फिर आगे थोड़ा डिफाइन कर लिया कि मैं हीट से मेजर करूंगा या रिलेशनशिप के नेचर से मेजर करूंगा। तो वेरिएबल्स को आप इस तरह फिट करने की कोशिश करते हैं हाइपोथेसिस के अंदर। अब हाइपोथेसिस की थोड़ी सी टाइपोलॉजी कह लें, या मुख्तलिफ किस्म की आपको कभी ना कभी मिलेंगी। सिंपल का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में सिंपल का मतलब है एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। जैसे हमने पीछे देखा बहुत सारे ऐसे थे अभी अब तक हम सिंपल की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि डिपेंडेंट भी बहुत और इंडिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा तादाद वाले, ज़ाहिर है वो रिलेशनशिप फिर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं अगर कम कपड़े पहन के समंदर में स्विमिंग करने जाऊंगा तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे ऊपर शार्क अटैक करे। शार्क अटैक का मेरे कपड़ों की तादाद से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं,
कम कपड़े पहन के स्विमिंग करूंगा तो आपकी बॉडी एक्सपोज्ड होगी, कोई कट वट लगा होगा आपके पाँव पे तो खून शायद थोड़ा सा रिस रहा हो तो शाक आ जाएगी आपकी तरफ। तो रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो आप, अभी हम इंशाल्लाह आगे जब आहिस्ता आहिस्ता मजीद चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो आपने नल भी डिफाइन करनी होती है और ऑल्टरनेट भी डिफाइन करनी होती है, दोनों को आपने डिफाइन करना होता है। फिर एम्पेरिकल और स्टेटिस्टिकल होती है। जहाँ पे आप स्टेटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं उसको स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं, खुद देख रहे होते हैं नॉर्मली क्वालिटेटिव रिसर्चेज में, उनको हम एम्पेरिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर कुछ डायरेक्शनल होती हैं, जैसे ए इज़ हायर देन बी, यानी टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो हीट बढ़ती जाएगी, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। और ए एंड बी आर डिफरेंट, यानी पानी ज्यादा दूंगा तो पौधे के बढ़ने पे असर पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि ज्यादा देने से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जैसे कैक्टस के बहुत सारे पौधे या एलोवेरा वगैरह को आप ज्यादा पानी दें वो जल जाता है, खराब हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप है, लेकिन क्या है हमें पता नहीं है, डिफरेंट है। बहरहाल ज्यादा पानी दूंगा तो कोई फर्क पड़ जाएगा। इसी तरह एक होता है लॉजिकल हाइपोथेसिस। लॉजिकल का मतलब होता है आपकी पहले से कोई ए प्रायोरी नॉलेज है, आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है और उसकी बेसिस पे आप कोई हाइपोथेसिस बना रहे हैं। अब ये दिस वाज आवर प्रेजेंटेशन। अब मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोई स्टूडेंट अपने आइडिया को कैसे पूरी फुल फ्लेज रिसर्च की तरफ लेके जाता है। तो एक ये एक हमारी पीएचडी स्टूडेंट थी, डॉक्टर साहबा, उनकी रिसर्च थी, उससे ये एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो उनको आइडिया ये था, यानी उनकी अपनी एक फीलिंग थी बहुत स्ट्रॉन्ग के, जो ख़वातीन होती हैं वो इकोनॉमी में उनकी पार्टिसिपेशन जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम है, हमें उसको डिटेल में देखना चाहिए, वो नहीं कर पा रही हैं। तो उनका आइडिया क्या था कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी, या पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी, मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो सवाल उनके जहन में ये है कि क्या वजह है, क्यों ख़वातीन की इकोनॉमिक फ्रीडम लिमिट होती है, क्या चीज़ ख़वातीन को रोकती है इकोनॉमिक फ्रीडम से। तो उन्होंने अपने रिसर्च को फोकस कुछ इस तरह बनाया, जो अभी तक आप कर चुके हैं, ये तीनों काम आप लोग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि विच फाइनेंशियल बैरियर्स आर बीइंग फेस्ड बाय फीमेल एसएमई ओनर्स, यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की ओनर्स जो हैं, इन टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़े के सेक्टर में छोटी इंडस्ट्री चलाने वाली खवातीन को कौन से फाइनेंशियल बैरियर्स का सामना है। तो तीन इनके पास वेरिएबल्स आ गए, एक फाइनेंशियल बैरियर्स, एक फीमेल एसएमई ओनर्स और एक टेक्सटाइल सेक्टर। तो उन्होंने एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई कि देर आर वेरियस फाइनेंशियल बैरियर्स दैट इनहिबिट फीमेल entrepreneurship in Pakistan from starting and sustaining their own business in the textile sector। अब आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखें ना, तो हर लफ्ज का ना बड़ा स्पेसिफिक मतलब होता है। वेरियस फाइनेंशियल बैरियर्स, इसका मतलब है वो रिसर्च करेंगी कौन कौन से फाइनेंशियल बैरियर्स। इनहिबिट फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप पे रिसर्च करेंगी इन पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस्ड है। फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी बिजनेस खोलना, एंड सस्टेनिंग, जिनका खुला हुआ है उनका अब चल रहा है कि नहीं चल रहा, एंड देयर ओन बिजनेस, यानी खवातीन का बिजनेस, किसी और का नहीं, यानी जॉब की बात नहीं हो रही, और इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो हर वर्ड का बड़ा स्पेसिफिक मतलब है। और उनकी पीएचडी का टॉपिक बन गया फाइनेंशियल बैरियर्स इनहिबिटिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ वुमेन रन टेक्सटाइल सेक्टर एसएमईज। अब स्टेप्स क्या होते हैं, यहाँ तक पीछे आप देखें तो अभी तक हाइपोथेसिस की हमने बात नहीं की ना, टॉपिक आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो अब इससे हम कैसे पहुंचे हाइपोथेसिस की तरफ। तो बेसिकली आप करते क्या है कि कीवर्ड्स ढूंढते हैं इसी इन्हीं चीज़ों में, जैसे मैं आपको बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, फाइनेंशियल, टेक्सटाइल, एसएमई ओनर, सस्टेनिंग, स्टार्टिंग एंड सो ऑन। तो कीवर्ड्स ढूंढें, कीवर्ड्स के अंदर से वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करें। कीवर्ड्स बहुत सारे होंगे, उनमें वेरिएबल थोड़े कम होंगे। इनमें अब आप देखें कि आप कौन से मेजर कर सकते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करें और अपनी हाइपोथेसिस को फिर स्टेट करें। तो मैंने इसी, ये जो केस मैं आपको बता रहा था, इसके कीवर्ड्स लिख दिए आपके सामने। नंबर वन में कीवर्ड्स हैं फाइनेंशियल बैरियर, फीमेल एसएमई ओनर्स, टेक्सटाइल सेक्टर एसएमईज, स्टार्टिंग अ बिजनेस, सस्टेनिंग अ बिजनेस। अब इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल बैरियर एक वेरिएबल है, यानी वेरिएबल कैसे है कि ये लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट भी हो सकता है, लैक ऑफ ईज ऑफ बैंक एक्सेस भी हो सकता है, यानी कर्जा लेना
बैंक तक खवातीन का एक्सेस है या नहीं, जा सकती हैं कि नहीं, अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद आगे जाते जाएंगे, आपको बात डिटेल में समझ आती जाएगी। आगे हम हर क्लास में इसी एग्जाम्पल को आगे लेके जाएंगे। दूसरा वेरिएबल क्या है? फीमेल एसएमई ओनर्स ऑर्गेनिजमिक करेक्टरिस्टिक्स, यानी वो इंसान है तो उनके इंसानी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी एज, उसकी एजुकेशन कहाँ पे इस वक्त लोकेटेड है, उनकी प्री डिस्पोजिशन क्या है। कुछ खवातीन होती हैं जो नहीं ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहती, कुछ होती हैं वो लोन नहीं लेना चाहती, इस्लामिक पर्सपेक्टिव है शायद उनका कि लोन लेना हराम है वगैरह, तो इनकी प्री डिस्पोजिशन भी होती है। तो फीमेल एसएमई ओनर के ऑर्गेनिजमिक करेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल है, ये चेंज होते हैं, एज भी चेंज होती है, एजुकेशन भी चेंज होती है, लोकेशन भी चेंज होती है, प्री डिस्पोजिशन भी चेंज होती है। अगला है वेरिएबल टेक्सटाइल सेक्टर एसएमई सब टाइप। अब हमने टेक्सटाइल सेक्टर की बात की, लेकिन क्या ये बात स्पिनिंग की हो रही थी, ग्रे क्लॉथ मेकिंग की हो रही थी, स्टिचिंग की हो रही थी, एम्ब्रॉयडरी की हो रही थी, वगैरह वगैरह, तो ये भी वेरिएबल है। यानी सब सेक्टर, स्पिनिंग भी हो सकता है, ग्रे क्लॉथ भी हो सकता है, स्टिचिंग भी, एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। चूंकि बहुत सारे हो सकते हैं इसलिए वेरिएबल है। और आखिरी है सस्टेनिंग बिजनेस। अब सस्टेनिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ब्रेक इवन अचीव हो गया, 10 लाख लगाए थे, 10 लाख वापस आ गए, इतने परसेंट प्रॉफिट को भी हम शायद सस्टेनिंग कुछ लोग कहते हैं। इतने परसेंट साल, इतने साल गुजर गए, अभी तक बंद नहीं हुआ, चल रहा है, इसको भी सस्टेनिंग कहते हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं। इसके बाद आप मेजर करते हैं कि अब देखते हैं कि आप किस किन को मेजर कर सकते हैं। तो हर एक की एक अपनी सिचुएशन होती है, ज़ाहिर है आप किसी और को मेजर कर सकते होंगे, कोई और किसी और को कर सकता होगा, एंड सो ऑन। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि मैं क्वेश्चनर तो नहीं बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली आपकी रिसर्च में अगर क्वेश्चनर नहीं है तो आप नहीं बनाएंगे, लेकिन आप, हो सकता है कि आप एक चीज़ को मेजर कर सकें, दूसरे को ना कर सकें। जैसे मैंने आपको ओवन की एग्जांपल दी, जिसके पास 175 नॉब वाला ओनर ही ओवन ही नहीं है, वो नहीं मेजर कर सकेगा, जाहिर है। फिर उनके रिलेशनशिप समझना। जी, कोई कुछ पूछना चाह रहे थे आप? नहीं, ओके जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप उनके रिलेशनशिप देखेंगे और अपनी हाइपोथेसिस को फ्रेज करेंगे। तो मैं अब आपको इसको थोड़ा एग्जांपल को मजीद एक फ्रेमवर्क की शक्ल में आपको दिखा रहा हूँ कि फाइनेंशियल बैरियर्स जो हैं उनका एक रिलेशनशिप है सस्टेनिंग अ बिजनेस से। फाइनेंशियल बैरियर्स डिपेंड करते हैं टेक्सटाइल सबसेक्टर पे और ऑर्गेनाइजमिक करेक्टरिस्टिक्स पे। यानी हो सकता है कि आपकी एज वाइज आपको कोई बैरियर हो, कोई ना हो, एजुकेशन वाइज कोई बैरियर हो, कोई ना हो, लोकेशन वाइज कोई बैरियर हो, कोई ना हो। इसी तरह स्पिनिंग वालों को शायद कोई बैरियर फील होता हो, एम्ब्रॉयडरी वालों को ना होता हो, एम्ब्रॉयडरी वालों को होता हो, ग्रे वालों को ना होता हो, एंड सो ऑन। अब टेक्सटाइल सेक्टर सब टाइप जो है, ये इनको मॉडरेट भी करती है। यानी ये फाइनेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, ये रिलेशनशिप कमजोर हो जाता है या स्ट्रांग हो जाता है इसकी वजह से। इसी तरह ऑर्गेनाइजमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनको मॉडरेट भी कर रहे होते हैं। ये रिलेशनशिप स्ट्रांग या वीक हो सकता है इन दोनों चीज़ों की वजह से। तो ये एक मैंने आपको फ्रेमवर्क की शक्ल में दिखा दिया। अब इसमें देखें तो एक मेरी हाइपोथेसिस बनती है इन दोनों के डायरेक्ट लिंकेज से, फाइनेंशियल बैरियर और सस्टेनिंग ए बिजनेस से। मैं कह सकता हूँ as the financial barriers increase, the probability of sustaining a business decreases। ये एक हाइपोथेसिस हो गई। इसी तरह नंबर 2 को आप देखें तो फाइनेंशियल बैरियर्स that lead to sustaining a business or otherwise increase or decrease with टेक्सटाइल सेक्टर सब टाइप्स। तो ये एक और हाइपोथेसिस होगी, एंड सो ऑन, तीसरी से बहुत सारी निकल आएंगी। तो ये वहां पे स्टेट हुई हुई है रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस। तो अभी आपकी एक छोटी सी यहाँ तक हमारा लेक्चर था, आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आपने खुद अपने टाइम में करना है कि ये 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आपने बताना है कि जो स्लाइड 6 पे हमने बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स देखे थे अच्छी हाइपोथेसिस के, वो इनमें से किस में मौजूद हैं और किस में मौजूद नहीं है। ये वाले करेक्टरिस्टिक्स किस में मौजूद हैं और किस में मौजूद नहीं है। जैसे इफ यू टर्न ऑन ऑल द लाइट्स यू विल फॉल asleep फास्टर। तो क्या इसको टेस्ट किया जा सकता है? तो एक, लाइट्स तो आप बड़े आराम से बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता लग सकता है कि आप जल्दी सोए या ना सोए? तो चल सकता है तो टेस्टेबल है आपके लिए, नहीं पता चल सकता तो टेस्टेबल नहीं है। इसी तरह
ये स्पेसिफिक है या नहीं, ये क्लियर है या नहीं, ये इससे कोई नई डिस्कवरी होगी कि नहीं होगी। तो ये आपने इन योर ओन टाइम करना है, ये कोई असाइनमेंट नहीं है, जस्ट आपने खुद ही करना है। ये आपको आगे चीज़ें सीखने में मदद देगी। तो दैट इज़ इट जी। आप लोग का कोई सवाल है तो मुझे बताएं इस प्रेजेंटेशन के बारे में। सामा, कोई सवाल है आपका? सर ये जो आपने लास्ट पे बताया है, उसको जी। मतलब हम लोग उसमें कैटेगराइज में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ हमारी पॉसिबल है और नहीं, नहीं, ये जो कोई आपने सिक्स असाइनमेंट। नंबर स्लाइड पे बोला है। हाँ, नहीं नहीं, ये कोई असाइनमेंट या क्विज नहीं है, मैंने आपको बताया, आप खुद जस्ट आपकी लर्निंग के लिए जी ये आपने मुझे जी जी जवाब नहीं सर, बनाना वही था। मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग उसको कैटेगराइज मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि यानी आप फॉर एग्जांपल क्या ये वो लिखा हुआ है चीज़। ना, जी जी लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय एंग्री एंजल्स, सबसे आखिरी लिखा हुआ है ना। तो क्या आप इसको टेस्ट कर सकते जी हैं? जी सर। तो आप कहेंगे कि अच्छा देखो इसमें मैं, मेरे पास एंजल हैं कि नहीं, नहीं है, एंग्री एंजल मैंने कभी देखा है नहीं देखा। लाइटनिंग को क्या मैं डिटेल से देख सकता हूँ कहाँ से आई? प्रॉबेबली नहीं, तो टेस्ट नहीं हो सकती है। इसके सामने देखे ना ओके सारी सर। चीजें लिखी हुई हैं इस तरह, इज इट रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम टॉपिक? तो क्या ऐसी कोई रिसर्च हो रही है दुनिया में ओके सर। एंजल्स के बारे में? आप कहेंगे नहीं। इसी तरह स्पेसिफिक और हर एक का आप सवाल देंगे, यस सवाल सर। का जवाब दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा जी, तो या आप लोग के सवाल इस प्रेजेंटेशन के बारे में हो या कोई जनरल सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 4.5 मिनट हैं अभी, 40 मिनट पूरे होने में जूम के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी कादर। अब्दुल कादिर बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं सर असाइनमेंट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि मैं ज़रा एडमिशन मेरा ज़रा लेट हुआ था, तो अभी ग्रुप में देखा है मैंने सारी चीज़ें, तो कुछ समझ लगी असाइनमेंट के हवाले से। तो ये सबमिशन फिर सर, मैं भी रिसर्च पेपर पे काम कर रहा हूँ, तो जनरल इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। तो सर हम, मैं बाद में फिर इस चीज़ को सारा सबमिट कराऊँ असाइनमेंट 2 के साथ 1 को। नहीं नहीं, आप फौरन सबमिट कराएं, ऑलरेडी आज ही कराएं ताकि आपके नंबर कम कटें। असाइनमेंट की डेडलाइन गुजर गई है। अच्छा सर, वो ज़रा श्योर नहीं थे कि वो कनवास जो ऐप है वो भी ज़रा उसकी एक्सेस लेट हुई, तो इस वजह से वो ज़रा हम्म। कंफर्म नहीं था सर असाइनमेंट के हवाले से। नहीं नहीं, वो तो असाइनमेंट की डेडलाइन गुजर गई है। अभी भी सबमिट हो सकता है। एक दिन लेट सबमिशन 20% मार्क्स कटेंगे, 2 दिन 40%, 3 दिन 60%, 5 दिन बाद कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से सबमिट कराएं, ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का जी? ठीक है, वो ठीक हो गया। चले जी। सिंस देयर आर नो क्वेश्चंस तो मैं जी इरफान कुछ कहना चाह सर रहे अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम हैं? वालेकुम सर। जी जी। इरफान। सर इरफान बोलो। सर अभी तो ऐसा सच टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर दरमियान में हमें थोड़ी सी मुश्किल वगैरह पेश है या कुछ पूछना हो या समझना हो, तो फिर हम कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे, जी जी क्योंकि एक बिल्कुल लेक्चर के बिल्कुल। दौरान तो टाइम्स भी इतने कम जी जी बिल्कुल, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, जैसे आपको आसानी है मुझसे पूछ लें। और आप आप लोग कोई अपना टॉपिक चेंज करना चाहे तो वो भी कभी भी कर सकते हैं। आप सेकंड असाइनमेंट में भी कर सकते हैं, ज़ाहिर है उसके बाद आपको फर्स्ट दोबारा करनी पड़ेगी। थर्ड में भी कर सकते हैं, फिर आपको सेकंड और फर्स्ट दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है सर, क्योंकि हमने उन्हें अभी सर रिसर्च बेस पे आपको असाइनमेंट तो जमा करा दिया है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर मतलब कुछ चेंजेस करनी हो जी या जी आप बिल्कुल, कहते हैं आप कि ये ठीक कंप्लीटली नहीं है, चेंज कर आप कुछ सकते और हैं। सजेस्ट अपने कर ले। टॉपिक को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। मकसद यही है इस सारे कोर्स का कि आप सीखें कि मैं गलत टॉपिक ले लिया, ये इसमें तो ये तो हो ही नहीं रहा, तो फिर आप चेंज कर देते हैं। थैंक यू सर, ठीक, थैंक यू। सर जी अस्सलाम कामिल। वालेकुम, वालेकुम सफदर सलाम। बात। जी सफदर साहब। सर ये सेकंड सेकंड असाइनमेंट का भी कोई डेडलाइन है या अभी उसका आप अनाउंस करेंगे बाद में? नहीं, अभी तो मैंने उसको अपलोड ही नहीं किया ना, वो अपलोड होगी आपको जी नोटिफिकेशन जी, आ जाएंगे हर जगह जी। ठीक है। जी। थैंक यू। जी सर कामिल। हम रिसर्च जी साद कामिल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम जो भी अब टॉपिक वगैरह सिलेक्ट करेंगे या टाइटल वगैरह, वो सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं, यानी कि कोई नहीं नहीं, भी हम कुछ भी वट टॉपिक एवर ले जो सकते आपका दिल करता है। बस आपको असाइनमेंट के हैं। डिलीवरेबल डिलीवर करने हैं। ठीक है सर, थैंक
कामिल, आप कुछ कहना चाह हेलो रहे थे? सर। नो हेलो सर। सर। ठीक है, ठीक है जी कादिर। जी सर, ये फिर पूरा रिसर्च पेपर लिखना है सर इस पे, ये फाइनल तक क्या इसका होगा फिर सर? अ, पूरा कंप्लीट रिसर्च पेपर फिर लिखना है? कादिर, आप जरा ना पुरानी चीज़ें, पुराने लेक्चर्स, डिस्कशन देखें ना, आपको समझ आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 असाइनमेंट्स हैं, वो अच्छा 4 असाइनमेंट्स आपने बस जमा करानी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। ठीक है सर, थैंक सर यू। एक क्वेश्चन था। जी जी जी। सर जैसे कि असाइनमेंट हमने की थी कंप्लीट, तो उसमें हमारे बेसिकली जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो पर्सन टू पर्सन किस तरह पता चलेगा ज़्यादा, अगर हम अच्छा, ये चाहते हो उसमें मैं मीटिंग को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। 2 मिनट बाद हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ।